पिछली जो वीडियो थी मेरी, जिसमें कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था बैलेंस शीट का एनालिसिस कैसे करते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जिसको कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। लगभग 3000 प्लस व्यू हैं उसके ऊपर और 100 प्लस कमेंट और लाइक्स हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझे बोला था कि आप अगली वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम थोड़ी सी उससे अपग्रेडेड बैलेंस शीट को समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे हम किसी कंपनी, अभी पिछली बार हमने एक प्रोप्राइटरी फर्म का एनालिसिस किया था, इस बार हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे और उसमें कुछ क्वेरीज जो कि जनरल क्वेरीज रहती हैं उनका जवाब दिया जाएगा। कैसे हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं, कैसे उसकी वैल्यूएशन करते हैं, कैसे उसका मार्केट प्राइस डिसाइड होता है, कैसे उसकी बुक वैल्यू डिसाइड होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। ये सब बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई जाएंगी, जैसे कि बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल भी रहेगा वो हमारा बहुत ही जो फेवरेट जहाँ का लोकल रामू कुलचे वाला है उसकी एग्जाम्पल दी जाएगी इसके अंदर। तो ये जो बैलेंस शीट है ये है रामू कुलचे वाला प्राइवेट लिमिटेड। तो ये रामू कुलचे वाला एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, कुलचे का काम करता है लेकिन बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है। और आज हम समझेंगे कि कैसे उसकी, एक तो ये उसकी बैलेंस शीट है और साथ में ये कुछ और डाटा है जिससे कि हम कंक्लूजन निकालेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे किसी भी बिजनेस का। कैसे बिजनेस को इवेल्युएट किया जाता है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हमें किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो कैसे निकालते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों बैलेंस शीट में जैसे बिल्कुल बेसिक वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही है तो पहले आप मेरी वो वाली बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हो। लायबिलिटी साइड में वही शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स और करंट लायबिलिटीज, और फिक्स्ड एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये क्या होते हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप मेरी वीडियो नंबर 1 देख सकते हो जिसमें कि मैंने बहुत ही डिटेल में ये सब चीजें समझाई हैं। तो दोस्तों रामू कुलचे वाला जो है इसने एक कंपनी बनाई और इसने अपनी जो कंपनी है उसकी जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो 1,20,000 से रजिस्टर करी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है और पेड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है। ऑथोराइज का मतलब होता है कि ये इतने पैसे इस कंपनी में इतने तक कैपिटल लगाई जा सकती है। पेड अप का मतलब होता है कि इतने पैसे लगा दिए हैं, मतलब 1,20,000 तक की मैक्सिमम कैपिटल लगाई जा सकती है। और रामू कुलचे वाला ने क्या किया, 1000 शेयर 100 रुपए के, मतलब एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 1000 शेयर इशू किए 100 रुपए के, 1,00,000 रुपए इक्विटी डाल दी। ये क्या हो गई, ये पेड अप कैपिटल हो गई। 1,20,000 मैक्सिमम डाल सकते हैं, 1,00,000 रुपए डाल दिए, 15,000 रुपए क्या हो गया इस साल का प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो कंपनी के केस में रिजर्व में जमा होता रहता है। जब हम इसकी नेटवर्थ निकालते हैं तो इसकी नेटवर्थ क्या आ जाएगी, रिजर्व प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस रिजर्व जो है वो नेटवर्थ हो जाती है कंपनी की। तो इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 1,15,000, 1,15,000 रुपए नेटवर्थ हो गई जो कि इस कंपनी की वर्थ है। अब और क्या है, रामू कुलचे वाला ने क्या किया है कि कंपनी को जरूरत थी तो 15,000 रुपए अनसिक्योर्ड लोन डाल दिए इसके अंदर। दोस्तों जो अनसिक्योर्ड लोन रहते हैं वो लॉन्ग टर्म फंड में आते हैं लेकिन वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये इसको कभी भी निकाल सकता है वापस। जो कैपिटल है वो वापस निकाली नहीं जा सकती है, अनसिक्योर्ड लोन की पेमेंट हो सकती है। इसके अलावा 20,000 रुपए बैंक से लोन लिया हुआ है इसके लिए, शॉप खरीदने के लिए या मशीनरी के लिए जो भी है। तो बाकी जो है वो करंट लाइबिलिटीज हैं जिसमें 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लिमिट ले रखी है, ये उधारी है 15,000 रुपए और 5,000 का प्रोविजन है। तो जो टोटल लाइबिलिटीज है वो 1,80,000 की है। ऐसे ही जो फिक्स्ड एसेट है वो है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी बराबर होगी
तो टोटल एसेट तो बराबर ही होंगे, उसमें से जो फिक्स्ड एसेट है उसमें लगा हुआ है 1,05,000 रुपये और 75,000 रुपये लगे हुए हैं करंट एसेट्स में। तो अब हमें इससे एक चीज समझ आ गई कि इस कंपनी की जो अभी रामू कुलचे वाला की ये जो कंपनी है, जो काम कर रहा है कुलचे का, इसकी जो वर्थ है वो है 1,15,000 रुपये। तो क्या आज हम अगर रामू कुलचे वाला को 1,15,000 रुपये दे दें तो क्या वो ये कंपनी हमें दे देगा? नहीं दोस्तों, कोई भी जो भी बिजनेस चल रहा होता है ना, ये जो 1,15,000 है ये तो इसकी बुक वैल्यू है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जिस रेट पे उसका मालिक उस कंपनी को बेचने को तैयार है। तो अगर तो कंपनी घाटा कर रही है तो वो बुक वैल्यू से नीचे भी हो सकती है उसकी मार्केट वैल्यू, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो उसकी बुक वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा रहेगी। अब इस केस में जो इसकी बुक वैल्यू है वो है 1,15,000। अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर देखें, एक शेयर के बदले में कितनी बुक वैल्यू है, तो वो हो जाएगी 1,15,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर है हमारे पास? 1,000। तो 115 रुपए जो है वो है बुक वैल्यू पर शेयर। तो अगर हमें इसकी एक शेयर की इसकी बुक वैल्यू निकालें तो वो है 115। और अब मान लीजिए ये जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है और इसका जो शेयर है वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 230 रुपए में। 230 रुपए में इसका शेयर ट्रेड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कंपनी है ये अपनी बुक वैल्यू के डबल पे ट्रेड हो रहा है। मतलब अगर आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हो तो आपको इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 230 रुपए का शेयर है, इनटू अगर आप सारे शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे इसके लिए 2,30,000 रुपए। तो इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 2,30,000 रुपए हो गई और जो एक शेयर की वैल्यू है वो 230 रुपए हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होती है पीई रेशो, जिसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये रेशो होती क्या है दोस्तों? इस रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है शेयर की जो मार्केट प्राइस है। अभी इस शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? 230 रुपए। शेयर की मार्केट प्राइस को हम डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है ईपीएस, मतलब जितना हमारा नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय जितने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर जहां कितने हैं ये, तो हमारा जो ईपीएस है वो है 15, मतलब 15 रुपए एक शेयर के पीछे प्रॉफिट आ रहा है हर साल। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब ये जो रेशो आती है इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर है वो इसमें 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 15 रुपए पे करने को तैयार है। मतलब 1 रुपया फ्यूचर प्रॉफिट के लिए हम आज 15 रुपए देने को तैयार हैं अगर हम इस कंपनी पे इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर बहुत ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि वो स्टॉक महंगा है, अगर बहुत कम होती है इसका मतलब सस्ता है। लेकिन हर बार इसका मतलब सेम नहीं होता है, क्योंकि खराब कंपनीज की पीई रेशियो हमेशा कम रहती है और अच्छी कंपनीज की पीई रेशियो हमेशा हाई ही रहती है। बजाज फाइनेंस हमेशा 100 की पीई पे ट्रेड करता था पहले, आजकल वो 50-60 की पीई पे आया है। तो हमेशा महंगी पीई का मतलब स्टॉक महंगा नहीं होता, लेकिन इसको फिर हम कंपेयर करते हैं उस इंडस्ट्री की पीई से। अब मान लीजिए जो कुलचा इंडस्ट्री है, अगर उसकी जो पीई है वो 10 है और जो रामू कुलचे वाला है उसकी कंपनी 15 की पीई पे ट्रेड कर रही है, तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा महंगा है। लेकिन हो सकता है कि इस कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत ज्यादा हो,
इस वजह से भी इसको हाई पी मिल सकती है। तो पी का जनरली मतलब ये होता है कि हम किसी कंपनी के 1 रुपया प्रॉफिट के लिए कितने रुपए पे करने को तैयार हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये जो बहुत ही टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर याद भूल जाता है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, वो है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो मेरे ख्याल से हम पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला रहता है वो ये रहता है कि लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो यहां पे जो डेट है वो है 35,000 का और इक्विटी है 1,15,000 की। तो ये आ गई डेट इक्विटी, आ गई 0.30 की डेट इक्विटी है, जो कि अच्छी डेट इक्विटी है। जनरली 2 तक जो है वो 2:1 जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है। उसके ऊपर अगर जाता है तो उसको खराब माना जाता है। 0.30 जो है वो बहुत ही अच्छी रेंज है मेरे ख्याल से, अच्छी। ये एक सॉलिड कंपनी है। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को इसलिए भी जरूरी होता है कि जो पैसा हमारा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर वो किस रेट से रिटर्न दे रहा है। पीई इसी से डिसाइड होगी। अगर आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है तो पीई हमेशा कम रहेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो पी हमेशा ज़्यादा रहेगी। आप इसका उदाहरण देखना है तो आप टिप्स कंपनी देख सकते हो, जिसकी की रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, तो उसकी पी हमेशा 60-70 पे ही रहती है, कभी कम नहीं होती है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते कैसे हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। जितना हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो यहां पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 15,000 का, और जो हमारी कैपिटल लगी हुई है वो लगी हुई है 1,15,000। ठीक है। अब इसको अगर हम परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो ये 13.04 का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करता है। जो कि अगर आप इस पैसे को, अगर मान लो रामू कुलचे वाला आज इस पैसे को अपने बैंक में रख दे तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 6-7% का ब्याज मिलेगा। और अगर वो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है तो इट मींस कि वो बैंक को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि अगर वो इसको डबल रेट में बेच दे, मतलब अगर अपनी इस कंपनी को वो आज ही बेच दे, मान लो कि वो अपनी कंपनी को बेच देगा, तो कितने पैसे मिलेंगे उसको? 2,30,000। ठीक है। 2,30,000 रुपये अगर उसको मिल जाते हैं तो वो उसकी कर देगा एफडी। अगर वो एफडी कर देगा, मान लो वो हो जाएगी 7% पे एफडी हो जाएगी। अगर वो ये सारा काम धंधा बंद कर दे तो कितने पैसे मिल गए उसको? आप देखोगे तो वो महीने का 16,100 कमा रहा है। तो थोड़ा सा महंगा है ये। ठीक है, टैक्स का भी इम्प्लीकेशन आएगा, टैक्स टुक्स काट के। तो मेरे ख्याल से इसकी जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2,10 नहीं, 2,12,000 में, क्योंकि ये कमा कितना रहा है ये देखिए। तो ये 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट कर रहा है 1,15,000 कैपिटल लगा के। तो अगर ये इस कंपनी को 2,15,000 में बेच दे तो भी ये 15,000 का ही इंटरेस्ट कमाएगा। तो इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है अभी जो 2,30,000 है वो महंगी है। अगर आपको इस कंपनी को खरीदना है तो आप इसको 215 के नीचे खरीदोगे तो रिस्क और रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। 215 के नीचे आप मान लो कि जब भी ये स्टॉक 210, 205 या 200 तक आए तो आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। ये मैं बिल्कुल रफ एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ये रियल एग्जांपल नहीं है, ये तो खाली रामू कुलचे वाला करेक्टर हमने बनाया है आपको समझाने के लिए, और जो भी आपके क्वेरीज होगी वो भी इसी के ही हिसाब से उसका जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझ आ गई होगी। इसका जो बिजनेस है वो 13% की रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करता है। अब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि कोई भी बंदा सिर्फ अपनी इक्विटी से तो पैसा नहीं बना सकता है, उसको अपने बिजनेस को लीवरेज करने के लिए डेट लेना पड़ता है। तो जो डेट लेने के बाद उसकी टोटल जो लीवरेज्ड कॉस्ट है वो कितनी है, मतलब लीवरेज्ड रिटर्न कितनी है, वो निकालते हैं हम इसके अंदर। तो वहां पे हमने क्या किया था, यहां पे हमने लिया था इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। तो यहां पे हमें एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक एडजस्टमेंट हमें ये करनी पड़ती है कि हमें ईबीआईटी लेना पड़ता है, क्योंकि हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स देखना पड़ता है। तो अगर मान लो कि हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे 2,000 रुपये है, ठीक है, तो मैं टैक्स को जीरो चल रहा हूँ, उनके टैक्स जीरो है। अब मान लो नेट प्रॉफिट आया मेरा 15,000 प्लस इंटरेस्ट मैंने पे किया 2,000, तो मेरा ईबीआईटी कितना हो गया 17,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें क्या करना होता है कि हमारा इक्विटी प्लस अदर लॉन्ग टर्म फंड्स, करंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी जितने भी पैसे लगे हैं वो सारे हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। तो टोटल जो हमारे फंड लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो ईबीआईटी, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, और कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड कर देंगे और इसको हम ये कर देंगे परसेंटेज टर्म में देखेंगे। तो 11.33% जो है वो हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों देखो, ये तो सिर्फ मैंने आपको बुकिश चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो आपको उसकी वैल्यूएशन करते समय और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट कैसी है, प्रमोटर ने शेयर प्लेज तो नहीं कर रखे हैं, प्रमोटर खुद तो शेयर नहीं बेच रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। लेकिन अगली वीडियो मेरी तब आएगी जब मेरे सब्सक्राइबर 1,000 क्रॉस कर जाएंगे और मेरी इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने सवाल पूछिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल भी कवर होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।